आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। बेसिकली हम इस साइकिल को समझेंगे कि इकोनॉमी में साइकिल क्या है, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी में पूछे जाते हों या फिर किसी स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, उनमें से मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप इसे एक साइकिल को समझ के सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गई तो आपको ये समझो कि आधे से ज्यादा इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। इस साइकिल में कुछ टर्म्स हैं, हम उन एक एक टर्म्स को देखेंगे और इस पूरी साइकिल को समझेंगे कि ये इकोनॉमिक साइकिल है क्या। तो इस इकोनॉमिक साइकिल में सबसे पहले हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे जीडीपी। तो ये जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर माइनस, अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे हम इसमें से, अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम उसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो ये बनेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर उसमें हम डेप्रिसिएशन को दोबारा से ऐड कर देंगे तो ये बनेगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें से माइनस टैक्स करेंगे प्लस सब्सिडी करेंगे तो बनेगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें से अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। और उसमें मैं टैक्स ऐड करूंगा और माइनस सब्सिडी करूंगा तो ये बन जाएगा दोबारा से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब ये इतने सारे कंफ्यूजिंग टर्म हैं, कहीं जीएनपी है, कहीं जीडीपी है, कहीं एनडीपी है, कहीं एनएनपी है, कहीं मार्केट प्राइस है, कहीं फैक्टर कॉस्ट है, कहीं डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है, कहीं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर रहे हैं, कहीं माइनस कर रहे हैं। तो ये पूरा है क्या, इस साइकिल को हम एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं इसमें जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, लेट्स सपोज ये कंट्री है ए, इस एक कंट्री में जितने भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं, रेजिडेंट्स उस कंट्री के सिटीजन हो भी सकते हैं और कोई फॉरेनर भी हो सकता है जो उस कंट्री में आके रह रहा हो, उस कंट्री का रेजिडेंट हो, सिटीजन ना हो। ठीक है, रेजिडेंट और सिटीजन ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के। आई होप कि आपने ये पॉलिटिकल साइंस में समझा होगा कि रेजिडेंट और सिटीजन में क्या फर्क होता है। बेसिक फर्क ये होता है कि सिटीजन्स के पास कुछ ज्यादा फंडामेंटल राइट होते हैं, रेजिडेंट्स के पास कम फंडामेंटल राइट होते हैं। अभी लेमन लैंग्वेज में आप उसको ऐसे समझ सकते हो, बाकी ये एक पॉलिटी का कंसेप्ट है अपने आप में। तो एक कंट्री में जितने भी रेजिडेंट रह रहे हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में कितने टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस करेंगे उनकी वैल्यू को बोलते हैं उस कंट्री की जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? किसी एक कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट में सिटीजन भी हैं और फॉरेनर भी हैं, वो एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे फाइनल, उस फाइनल गुड्स और सर्विसेज का क्या टोटल वर्थ होगा, वो उस कंट्री की जीडीपी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहां पे हम गुड्स भी काउंट करेंगे, सर्विसेज भी काउंट करेंगे, एक कंट्री के काउंट करेंगे। कंट्री क्या होती है? कोई भी लैंडमास जिसकी फिक्स बाउंड्री हो उसको हम कंट्री बोलते हैं। कंट्री एक जियोग्राफिकल टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी कंट्री का। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट्स का टोटल कितना इनकम है, अगर आप कैलकुलेट कर लो तो आप उस कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उनका टोटल जो इनकम होगा वो उसी से आएगा जो उन्होंने टोटल प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये जीडीपी निकालने के तीन मेन मेथड होते हैं। पहला तो होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को ही एक दूसरे नाम से भी बोल देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ग्रोस वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड ये सेम होता है। तो इन तीन मेथड से आप किसी भी कंट्री की जीडीपी निकाल सकते हो, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से
और प्रोडक्शन मेथड से। अभी मैंने जीडीपी समझाया है क्या होता है। तो इस कंट्री में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं, अगर उन सबकी इनकम को मैं ऐड कर दूं तो इनकम मेथड से आप उस कंट्री की जीडीपी बता सकते हो। अगर इस कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स जितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, उन सब का एक्सपेंडिचर अगर आप काउंट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि कोई खर्च करेगा तो किसी की अर्निंग होगी, तो खर्चा और अर्निंग दोनों बराबर ही तो होंगे। जब कोई खर्च करेगा तभी तो कोई अर्न करेगा ना। तो अगर आप उन सब का एक्सपेंडिचर भी काउंट कर लो ना, तो भी आपको इस कंट्री की जीडीपी का पता लग जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या इस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है टोटल, उस प्रोडक्शन की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए, क्योंकि उस प्रोडक्शन की वैल्यू ही उन पर्सन की अर्निंग है, या उस प्रोडक्शन की वैल्यू ही जो लोगों ने स्पेंड किया है वो एक्सपेंडिचर है। तो इन तीन वे से किसी भी कंट्री की जीडीपी को हम निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि इन तीनों से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो हम उस टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या डिफरेंस आएगा। अभी हमने ये समझा है जीडीपी क्या है और आप जीडीपी को कैसे निकाल सकते हो, तीन मेथड से निकाल सकते हो। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब विद इन ए कंट्री, और प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन। तो ये होता है जीडीपी। तो आई होप आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है। अब जीडीपी के बाद हम नेक्स्ट समझेंगे जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? किसी भी कंट्री में जो सिटीजन्स हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस कंट्री के जो सिटीजन्स का प्रोडक्शन है उसका टोटल वैल्यू, और ये भी टोटल वैल्यू किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये होता है किसी भी कंट्री का जीएनपी। तो ध्यान करो, हमने जब जीडीपी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रेजिडेंट्स कितना अर्न कर रहे हैं या वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल गुड्स और सर्विसेज या फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका टोटल वैल्यू तो होगा जीडीपी, ठीक है। लेकिन जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल, तो उसका वैल्यू होगा जीएनपी। तो इसका मतलब जब हम जीएनपी निकालेंगे जीडीपी से, तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे फॉरेनर की इनकम को या फॉरेनर्स द्वारा किए गए प्रोडक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब जीएनपी से अगर जीडीपी निकालना है किसी कंट्री का तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें निकालना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्या? प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स, जो प्रोडक्शन फॉरेनर्स ने किया है उसकी टोटल वैल्यू, ये हमें माइनस करनी पड़ेगी, प्लस ऐड करना पड़ेगा अगर उस कंट्री का कोई सिटीजन बाहर रह रहा है तो उसने बाहर कितना प्रोड्यूस किया है, प्लस द प्रोडक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। द कंट्री का मतलब है जिस कंट्री की हम जीडीपी निकाल रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री हु आर लिविंग आउटसाइड दैट कंट्री। ठीक है, इसको दूसरे वे में ऐसे समझ लो आप कि अगर ये कंट्री है ए, ये एक कंट्री है बी, इन दो कंट्रीज का हमें जीडीपी निकालना है। इस कंट्री में टोटल 3 सिटीजन है, एक्स, वाई और जेड, और यहां पे एक रह रहा है फॉरेनर जिसका नाम है या जो है पी, और ये है कंट्री बी। यहां पे रेजिडेंट है या सिटीजन है पी, क्यू, आर, ठीक है, और यहां पे भी एक फॉरेनर रह रहा है
जिसको आप बोल दो वाई, लेट्स से वाई, ठीक है। तो ये 3 इस कंट्री के सिटीजन हैं, लेकिन इनमें से वाई यहां पे रह रहा है इस कंट्री में, तो वाई को यहां से हटा दो क्योंकि वो सिटीजन इस कंट्री का लेकिन रह इस कंट्री में रहा है। सिमिलरली पी को यहां से हटा दो क्योंकि वो सिटीजन इस कंट्री का लेकिन रह इस कंट्री में रहा है। तो अब हमें कंट्री ए का अगर जीडीपी निकालना है, जीडीपी ऑफ कंट्री ए, तो हम बोलेंगे जो एक्स प्रोड्यूस करेगा प्लस जेड प्रोड्यूस करेगा प्लस पी प्रोड्यूस करेगा, ये तीनों मिलके जो प्रोड्यूस करेंगे वो इस कंट्री का जीडीपी है। अगर मुझे निकालना है जीएनपी ऑफ कंट्री ए का जीएनपी निकालना है, तो जीएनपी निकालना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो प्रोड्यूस करेंगे वो उसकी टोटल वैल्यू, ठीक है, माइनस पी ने जो प्रोड्यूस किया है उसको माइनस कर देंगे। तो मतलब इस कंट्री का एक सिटीजन जो यहां रह रहा था उसकी इनकम को इधर ऐड कर लेंगे और जो फॉरेनर था एक दूसरी कंट्री का उसकी इनकम को माइनस कर देंगे। तो जब हम जीडीपी से जीएनपी निकालेंगे तो सिटीजन्स जो बाहर रह रहे हैं उनकी सबकी इनकम को ऐड कर लेंगे और फॉरेनर्स जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनकी इनकम को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो इसको बोलते हैं जीडीपी और जीएनपी, और जो ये हमने माइनस करके निकाला है इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हमें पता करनी है कंट्री ए के लिए कि कंट्री ए के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है P माइनस वाई, जो P की अर्निंग है माइनस जो Y की अर्निंग है। मतलब इस कंट्री के रेजिडेंट ने जो यहां पे अर्न किया और इस कंट्री के रेजिडेंट ने जो यहां पे अर्न किया उन दोनों के को माइनस कर लेंगे, वो इस कंट्री के लिए, कंट्री ए के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमें समझना है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो उसकी फैक्टर कॉस्ट है, उसको बनने में जो लागत आई है, और जब वो मार्केट में जिस प्राइस पे सेल हो रहा है तो वो उसका मार्केट प्राइस है। सपोज किसी फैक्ट्री में, ए फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बना और उसके बनने की कॉस्ट 40 रुपए है, ठीक है, 40 रुपए है, लेकिन ये 40 रुपए का मार्केट में तो नहीं बिकेगा ना, क्योंकि ये तो उसकी एक बनने की कॉस्ट है। जब ये मार्केट में बिकेगा तो इसमें कई चीजें और इंक्लूड होंगी। एक तो जो प्रॉफिट लेना चाह रहा है बीच में जो एंटरप्रेन्योर वो होगा, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज तो होंगी ही होंगी। अगर हम ये एज्यूम भी कर लें एक बार के लिए कि भाई जो एंटरप्रेन्योर है जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है 40 रुपए का, ये कोई भी प्रॉफिट नहीं लेना चाह रहा, तो ये मार्केट में इसको कितने में सेल करेगा, तो भी इस पे टैक्स तो लेगी ही लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट उस चीज के बनने की लागत, जब वो मार्केट में जाएगा सेल होने के लिए तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स और इंक्लूड हो जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर टैक्स ऐड कर दोगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो सपोज गवर्नमेंट ने अगर 10 रुपए का टैक्स लगाया है तो इसका मार्केट प्राइस 50 रुपए हो गया, इसका मार्केट प्राइस 50 रुपए हो गया। 40 रुपए की चीज बनी थी फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, जो मार्केट में जिस प्राइस पे सेल हो रही है उसको मार्केट प्राइस बोला जाएगा। दोनों में एक डिफरेंस तो होगा ही एटलीस्ट, टैक्स का, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक तो लगा दिया गवर्नमेंट ने टैक्स, ऊपर से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये टैक्स लगाने से तो ये प्रोडक्ट महंगा हो गया है, तो हम एक काम कर लेते हैं, सब्सिडी और दे देते हैं कस्टमर को, ठीक है। सब्सिडी एक तरह की छूट होती है जो गवर्नमेंट देती है उसके सिटीजन्स को, ताकि चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़े,
ठीक है, तो मान लो गवर्नमेंट 5 रुपए की सब्सिडी दे दे, ठीक है, इस प्रोडक्ट में जो ये 50 रुपए का है, गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें हमने 5 रुपए की सब्सिडी दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। मैं दोबारा कंसेप्ट समझाता हूं। 40 रुपए का प्रोडक्ट बना, ये उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्केट में बिकने गया, वो उसका मार्केट कॉस्ट है। उसमें एक तो टैक्स इंक्लूड होता है और दूसरी चीज जो उसमें इंक्लूड होती है वो होती है सब्सिडी। दूसरी चीज क्या इंक्लूड होगी? सब्सिडी। तो जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट निकालोगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट निकालोगे, तो हमेशा टैक्स को ऐड करोगे और सब्सिडी को माइनस करोगे। सब्सिडी माइनस क्यों हुई? क्योंकि सब्सिडी तो वो पैसा है ना जो गवर्नमेंट ने दिया है उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर वो सब्सिडी ना दी होती तो वो प्रोडक्ट महंगा होता ना उतना ही, ठीक है। तो हम सब्सिडी को माइनस कर लेंगे और टैक्स को ऐड कर देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस के ऊपर आ जाएंगे। क्लियर? तो जब हम निकाल रहे हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और हम निकाल रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाएंगे तो गवर्नमेंट के टैक्स ऐड हो जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो वो सब्सिडी माइनस हो जाएगी। तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फंडा। सेम हम जीएनपी के केस में करेंगे। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे और टैक्स को ऐड कर देंगे। और अगर रिवर्स करना है, सपोज हमने जीएनपी गिवन है हमें मार्केट प्राइस पे और हमें आना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, प्लस सब्सिडी और माइनस टैक्सेस। तो उसी प्रोसेस को हम उल्टा कर देंगे। तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का खेल। क्लियर? देन उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमने समझी है, नेक्स्ट टर्म हमको समझनी है, वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलती है? अगर मैं जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो एनडीपी आ जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन को आप ऐसे समझो, जब हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, वो प्रोड्यूस करते वक्त जो मशीन घिस रही है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया एक, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट आपने ऐड कर लिया जीडीपी में, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मशीन की कॉस्ट घिसी है या मशीन का प्राइस गिर गया, क्योंकि मान लिया मशीन को आप लेके आए थे और मशीन की लाइफ थी 10 साल की, 1 साल की लाइफ तो आपने मशीन की यूज कर ली ना, तो उस मशीन का 1 साल का जो प्राइस था उसको डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के आया है, अगर उसका प्रोडक्शन टोटल 100 रुपए का है मान लो, ठीक है, और जो मशीन थी, मशीन की टोटल कॉस्ट भी 100 रुपए ही है और मशीन 10 साल चल सकती है, तो 1 साल में मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपए हो गई, ठीक है। 10 रुपए 1 साल इंटू में 10, तो मशीन की कॉस्ट होगी 10 साल में 100 रुपए की। वो मशीन 10 साल के बाद काम करना बंद कर देगी। तो आपने 1 साल को यूज करके उस मशीन से 100 रुपए का प्रोडक्ट बना लिया, तो एक्चुअल उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए नहीं है, 10 रुपए मशीन की कॉस्ट जो डिक्रीज हो गई ना उसको बनाने में, वो भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लें, मतलब जो भी गुड्स हमने बनाए, जो भी सर्विस हमने बनाई, उनको बनाते वक्त जो मशीन थी उसका जो कॉस्ट कम हुआ है, क्योंकि वो मशीन यूज हुई है, तो उस मशीन का जो कॉस्ट कम हुआ है उसको माइनस करेंगे, वो डेप्रिसिएशन होता है। तो जीडीपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक्चुअल पिक्चर जीडीपी नहीं देगी किसी भी कंट्री की ग्रोथ की। जीडीपी क्या बताती है किसी भी कंट्री के बारे में? ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ है उस ग्रोथ को लाने में, ठीक है। तो एक्चुअल पिक्चर उससे चीज से आएगी कि एनडीपी कितना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो हमने समझा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या थी कि एक कंट्री का सिटीजन जो दूसरी कंट्री में रह रहा है उसकी इनकम को प्लस कर लो और उस कंट्री में जो दूसरी कंट्री का सिटीजन रह रहा है उसकी इनकम को माइनस कर लो। दैट वाज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो अगर मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर लूंगा तो मुझे मिलेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेशनल इनकम, इसी को बोलते हैं एक्चुअल में नेशनल इनकम। जो पूछते हैं ना कि किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, तो किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम है नेट नेशनल प्रोडक्ट। कैसे निकला ये नेट नेशनल प्रोडक्ट? पहले तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन करो, डेप्रिसिएशन करो। डेप्रिसिएशन मतलब जो प्रोडक्शन होने में जो मशीन की लाइफ कम हुई है उसका प्राइस घटाओ, ठीक है, उससे आएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फॉरेनर्स की इनकम को माइनस करो और सिटीजन्स जो बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को प्लस करो तो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जब यूपीएससी पूछ लेती है तो बाकी पीसीएस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट भी फैक्टर कॉस्ट पे भी होता है और मार्केट प्राइस पे भी। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का खेल मैंने आपको बता ही दिया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको सब्सिडी माइनस करनी है और टैक्स ऐड करना है। तो पहले इंडिया में जो नेशनल इनकम थी, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, पहले तो हम उसको बताते थे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, लेकिन अभी हम उसको बताते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एक्चुअल में ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। हालांकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो, ठीक है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दो, तो वहां से आपका आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये उसका आंसर है जब यूपीएससी ने इसको पूछा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हमने जीडीपी समझ लिया, जीएनपी समझ लिया, फैक्टर कॉस्ट समझ लिया, मार्केट प्राइस समझ लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड समझ लिया, एनडीपी समझ लिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी समझ लिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब वो साइकिल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बार उस साइकिल को दोबारा से बनाते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं ऐड कर दूंगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा गवर्नमेंट के टैक्सेस और माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी। तो मेरे पास आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन मतलब वो टूट फूट जो मशीनरी की हुई है बनाने में, तो मेरे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी मार्केट प्राइस पे ही है। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो मेरे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में दोबारा से डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूं जो मैंने माइनस किया था, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मेरे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो सीधा। अगर मैं जीडीपी में ऐड कर दूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो वो भी मेरे पास जीएनपी होता है, हमने पढ़ा था पीछे। अब इस जीएनपी में से अगर मैं माइनस कर दूं टैक्सेस और प्लस कर दूं सब्सिडी तो ये आ जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए हैं तो सब्सिडी माइनस, सब्सिडी ऐड और टैक्सेस माइनस,
जब उल्टा करते हैं तो टैक्स ऐड और सब्सिडी माइनस, और यहां से अगर मुझे यहां आना है, जीएनपी से जीडीपी निकालना है, जीडीपी से जीएनपी निकाला तो ऐड किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उल्टा करना है तो माइनस कर दो, तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्रूशियल इकोनॉमिक साइकिल है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप समझो आपको इकोनॉमिक्स का एक बहुत टिपिकल कंसेप्ट समझ में आ गया है और आप बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के आंसर आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं।